चलो. So guys, I hope you have been watching the previous lectures. Divyanshi, welcome to the session. I think you are attending the live session for the first time, if I'm not wrong. Hope you have been seeing the previous lectures. आज का lecture is going to be a continuation of what we started off in the last class, that is virulence factors. ठीक है. चलो, without further ado, we will start the session. चलो. सो गाइज, विजिलेंस फैक्टर्स मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, दे आर नथिंग बट दी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, दैट इज दी अस्त्र और द शस्त्र विच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पोजेस बिकॉज ऑफ विच दे हार्म अस. ठीक है. नाउ in this context we first have to understand the literal meaning of the word pathogen. देखो, पैथोजन वर्ड कहाँ से आया, इसकी ओरिजिन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये जो वर्ड है ना पैथोजन, इट हैज़ गॉट ग्रीक रूट्स. पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या डिजीज, एंड जेन या जेनेसिस का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर और ओरिजिन. सो पैथोजन इज is an organism which leads to disease or suffering. All microorganisms, मैंने day 1 पे भी बताया था, they are not bad, they are not harmful, many of them are innocent. For instance, we have got millions of commensal organisms living on our skin, lining our mucosal membranes, and then we have got innocent fellows, innocent microorganisms in the environment living as saprophytes. So majority are actually harmless, but the few majority which are absolutely harmful, which can cause disease in us, and different pathogens are going to induce different kinds of diseases. तो एक अच्छा खासा स्पेक्ट्रम रहता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, माइल्ड डिजीज करेंगे, कुछ सीवियर कर देंगे, कुछ इतना सीवियर डिजीज कर देंगे कि द डिजीज द इंडिविजुअल सकम्स टू द डिजीज. इन अदर वर्ड्स, अनफॉर्चुनेटली व्यक्ति ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि रेबीज इज 100% फेटल. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. सो पैथोजन बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे को क्या करता है, हमारे को बीमार करता है. ऑल राइट. नाउ गाइज, अब पैथोजन की अगर हम बात करें which causes disease, as I just said, some fellows, some microorganisms, some microbes are highly pathogenic. ठीक है. some are highly pathogenic मतलब कि they often cause disease. उनका मतलब in most of the infected individuals they will definitely result in disease, whereas other pathogens are going to rarely cause disease. Some other pathogens are there which rarely cause disease, and we are going to decode these kind of pathogens in systemic microbiology कि कौन से ऐसे microorganisms हैं जो almost हमेशा ही disease ही cause करेंगे, and कौन से ऐसे दूसरे प्रकार के microorganisms या pathogens हैं जो rarely disease cause करेंगे. We have got an interesting category of pathogens which are opportunistic pathogens. Opportunistic pathogens वो होते हैं जो यूजुअली डिजीज नहीं करते हैं. यूजुअली से क्या मतलब है, जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तब ये हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं. बट गॉड फॉरबिड व्हेन आवर इम्यूनिटी इज जेपरडाइज्ड, देन दीज पैथोजेंस टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट, टू कॉज डिजीज. तो इन पैथोजेंस के लिए एक जो सेंटेंस अप्रोप्रिएट बैठता है वो क्या है, आपदा में अवसर. आपदा में अवसर. अब आपदा या प्रॉब्लम किसके लिए है, आपदा मतलब प्रॉब्लम, हमारे लिए प्रॉब्लम है. कौन सी प्रॉब्लम, डिक्रीज्ड और जेपरडाइज्ड इम्यूनिटी. नाउ इम्यूनिटी के जेपरडाइज होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं. malnutrition, alcoholism, natural immunodeficiency states and acquired immunodeficiency syndromes. मीनिंग टू से कि कुछ अक्वायर्ड कॉजेज होते हैं, एंड इन अक्वायर्ड कॉजेज में कुछ कॉजेज माइक्रोबियल भी होते हैं. आप लोगों ने सुना होगा ना ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. अब देखो इस वायरस के नाम में ही क्या आ रहा है, इम्यूनोडेफिशिएंसी. एच से ह्यूमन, आई से इम्यूनोडेफिशिएंसी, वी से वायरस. ठीक है. तो HIV जो
जिस प्रकार की इम्यूनोडेफिशिएंसी करता है उसे अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी बोलते हैं. इस प्रकार के इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को भी हम डिकोड करेंगे इम्यूनोलॉजी में. देन पीपल हु आर टेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स व्हेन दे आर सफरिंग फ्रॉम वन और द अदर काइंड ऑफ कैंसर, दैट ऑल्सो लीड्स टू decreased immunity or jeopardized immunity. So immunity can be compromised or jeopardized because of a plethora of reasons, and when immunity is jeopardized that becomes a problem for us, ठीक है, and आफत या आपदा for us, and this problem is an अवसर or an opportunity, अवसर या फिर opportunity for certain pathogens which otherwise are innocent, but when they encounter कि अच्छा होस्ट की इम्यूनिटी जेपरडाइज होगी है तो चलो इस मौके का फायदा उठाओ, ठीक है, और होस्ट को बीमार करो. सो ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस सब में डिजीज नहीं करेंगे, उन्हीं लोगों में करेंगे जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है. और अगर हम ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस की बात करें, दे कैन बी कमेंसल्स. In a lot of cases, in fact, they are commensals. तो commensals otherwise तो हमारे friends होते हैं, है ना. So friends कब दुश्मन बन जाते हैं? फ्रेंड्स दुश्मन तब बन जाते हैं जब इम्यूनिटी, मतलब कमेंसल वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो दुश्मन कब बन जाएंगे? जब हमारी इम्यूनिटी गॉड फॉरबिड खराब हो जाएगी. सो या तो कमेंसल्स एक कैटेगरी ऑफ ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं. दूसरे प्रकार के ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस कौन होते हैं? एनवायरमेंटल सैप्रोफाइट्स. एनवायरमेंटल सैप्रोफाइट्स मतलब ये एनवायरनमेंट में आराम से चुपचाप से रहते हैं. दे थ्राइव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. इवन इफ वी गेट इन्फेक्टेड विद दीज सैप्रोफाइट्स, स्टिल आवर इम्यून सिस्टम टेक्स केयर ऑफ देम, एलिमिनेट्स देम. तो हमें कोई साइंस एंड सिम्टम्स होते ही नहीं है. सो इवन दो वी आर इन्फेक्टेड बट वी डू नॉट डेवलप एनी साइंस एंड सिम्टम्स बिकॉज आवर इम्यूनिटी इज गुड. इमेजिन एन इंडिविजुअल जिसकी इम्यूनिटी अनफॉर्चुनेटली खराब है. ऐसे लोगों को अगर एनवायरमेंटल सैप्रोफाइट से इन्फेक्शन हो जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर उनमें डिजीज हो जाएगा. चलो, तो एक अच्छी, जिसे कहते हैं ना, एक अच्छी कोट जो हमारे माइंड में आती है रिगार्डिंग दीज ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, वो क्या है? मौका. इनको मौका चाहिए होता है हमारे को क्या करने का? हमारे को बीमार करने का. अच्छा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? विरुलेंस फैक्टर्स. तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब भी हमें जानना चाहिए, रट्टे नहीं मारने हैं, हम चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे. विरुलेंस जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड विरुलेंशिया विच मीन्स पॉइजनसनेस, ठीक है, जहरीला. एंड दिस इन टर्न कम्स फ्रॉम व्हाट? द टर्म विरुलेंशिया इन टर्न हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड virulentus, which means full of poison, which in turn has been derived from what? Which in turn has been derived from the word virus, which means poison or slime. अगर आप लोगों को याद हो, डे 1 ऑफ माई इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू पे हमने क्या समझा था? आई फेमिलराइज्ड ऑल ऑफ यू विद आर माइक्रोस्कोपिक एनिमीज, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट्स. तो वायरस को मैंने डिकोड कैसे किया था कि भाई वायरस का लिटरल मीनिंग होता है पॉइजन या स्लाइम. वो तो वायरस का मतलब है ही है. एंड जो वर्ड विरुलेंस है विच अप्लाइज टू ऑल काइंड्स ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बी इट पैथोजेनिक बैक्टीरिया और फंगाई और वायरसेस और पैरासाइट्स, उसका भी क्या मतलब होता है? पॉइजन और स्लाइम, ठीक है, पॉइजन और स्लाइम. अब देखो, विरुलेंस की हम बात कर रहे हैं तो विरुलेंस फैक्टर, जैसे मैंने बताया पहले से, कि दीज आर नथिंग बट द अस्त्र और शस्त्र और द वेपन्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. दीज कैन बी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स और दे कैन बी सर्टन काइंड ऑफ एंजाइम्स और टॉक्सिन्स. उनको बस हम थोड़ी देर में ही अभी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. उससे पहले हमें ये जानना है कि विरुलेंस, जिसका लिटरल मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, विरुलेंस ऑल्सो हैज गॉट an important aspect to it. वो क्या एस्पेक्ट है? प्लीज नोट डाउन. विरुलेंस इज अ quantitative measure. It is a quantitative measure of pathogenicity. तो आज की क्लास में शुरू में सबसे पहले तो हमने पैथोजन वर्ड को समझा. फिर हमने देखा कि पैथोजन कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत दे ऑलमोस्ट विल कॉज डिजीज, दे इनवेरिएबली विल कॉज डिजीज ऑलमोस्ट ऑलवेज, एंड कुछ दूसरे होते हैं जो कम कॉज करते हैं. फिर हमने ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस मैंने आपको बताए. फिर विरुलेंस को हमने डिकोड किया. अब विरुलेंस, जैसे मैंने अभी बताया कि इट्स अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पैथोजेनिसिटी. पैथोजन की डेफिनेशन सबको पता है. तो पैथोजेनिसिटी का क्या मतलब हुआ? ऑब्वियसली क्या मतलब होगा इसका? पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू इंड्यूस डिजीज. सिंपल. इट इज द ability of a pathogen to induce what? To induce disease.
एंड आई एम सेइंग दैट विरुलेंस इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पैथोजेनिसिटी। एक और पैथोजन डिजीज कॉज करता है, ये तो भाई सही बात है, लेकिन कोई क्वांटिटेटिव मेजर है ये पता लगाने का कि अच्छा कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, किस तरीके से किस आधार पर हम बोलते हैं, कैन वी क्वांटिफाई एक ऑर्गेनिज्म के बारे में कि अच्छा इतने ऑर्गेनिजम्स किसी व्यक्ति में गए तो वो बीमार हो जाएगा। यस, सो व्हाट इज दैट मेजर? दैट मेजर इज, रिमेंबर, विरुलेंस। अब देखो मेरी बात प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। विरुलेंस इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पैथोजेनिसिटी। इसके कंटेक्स्ट में एक शब्द हम समझेंगे, एक टर्मिनोलॉजी है LD50। अब देखो LD का क्या मतलब है यहाँ पर? LD का मतलब है लीथल डोज एंड 50 मीन्स 50% ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल। सो देखो जो LD50 है ना, LD50 का क्या मतलब है? इट मीन्स द नंबर ऑफ माइक्रोब्स, ऑब्वियसली पैथोजेनिक माइक्रोब्स की हम बात कर रहे हैं बिकॉज नॉन पैथोजेनिक तो डिजीज करेंगे ही नहीं। सो द नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स नीडेड टू किल, कितने? नीडेड टू किल हाफ ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट्स। ठीक है, तो LD50, L से LD है लीदल डोज, लीदल मतलब मार देना। तो मान लीजिए आप एक सर्टन नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंजेक्ट कर रहे हो इन 100 होस्ट, 100 वो ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, या अगर हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जाए तो माइस या रैट भी ले सकते हैं। माइस एंड रैट बाय द वे आर नॉट द सेम थिंग, दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो आपने 100 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेम डोज दी। लेट्स से आप 10 वायरसेस इंजेक्ट कर रहे हो उन 100 सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब उन 100 में से 50 की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली 50 डाई बिकॉज ऑफ द 10 वायरसेस विच यू हैव इंजेक्टेड। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि भाई द LD50 ऑफ दिस वट एवर वायरस वी हैव इंजेक्टेड, उसकी LD50 या मतलब लीथल डोज कितनी है? 10। लेट मी क्विकली रिपीट इट फॉर ऑल ऑफ यू। ये आप क्या देख रहे हो? दीज आर रैट्स, एक्सपेरिमेंटल रैट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चूहे हैं, हमने 12 चूहे लिए। यू इंजेक्ट लेट्स से 10 पैथोजेनिक, आप कुछ भी ले लो, B से बैक्टीरिया, ऑब्लिक B से वायरस, F से फंगस, P से पैरासाइट, कुछ भी, एनी वन ऑफ दीज। ठीक है, यू आर इंजेक्टिंग 10 पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन दीज 12 रैट्स। आफ्टर इंजेक्टिंग दिस डोज, ठीक है, 6 डाई, 6 रैट्स डाई अनफॉर्चुनेटली। तो इसका मतलब LD50 ऑफ दिस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आपने इंजेक्ट किया है वो क्या है? 10। So the dose of a microorganism needed to induce death in 50% of the infected host. Is this clear, guys? LD50? Please let me know. अच्छा, एक चीज और, LD50 ना आप उसमें भी पढ़ते हो FMT में। ठीक है, सो LD50 यूजुअली जो है, I mean, apart from microbiology, it is also used in toxicology. ठीक है, so apart from pathogenic microorganisms, LD50 is also measured, for what? For poisons, some kind of drugs. ठीक है, all right. ठीक है, अब देखो अगर हम LD50 की बात कर रहे हैं तो obviously we cannot move ahead without me telling you all the poisonous substance, the most poisonous toxin known on Mother Earth. On your screens you can see what? On your screens you can see this beautiful bacterium. अच्छा, मुझे फटाफट से बता दो इस बैक्टीरियम पे आप क्या कमेंट करोगे लुकिंग एट इट्स शेप? नंबर 1, एक तो शेप मुझे बताओ प्लीज। दूसरा, कलर जो मैंने यूज किया है ब्लू, उससे मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकती हूँ? व्हाट कैन आई कंक्लूड? थिर्डली, और ये जो धागे धागे टाइप निकल रहे हैं, तो मुझे 3 पॉइंट्स प्लीज बताओ इस बैक्टीरियम को देखकर, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ऑल राइट, दिव्यांशी सेइंग ग्राम पॉजिटिव रॉड पेरिट्रैकस, फैंटास्टिक। सॉरिमा ऑल्सो सेइंग ग्राम पॉजिटिव, फैंटास्टिक, वंडरफुल बोथ ऑफ यू, वेरी गुड। तो ये जनाब कौन है? अ ग्राम पॉजिटिव फेलो। ठीक है, रॉड है, पेरिट्रैकस फ्लैजिला। एंड वी हैव गॉट हमें 4 स्पीशीज पढ़ने होते हैं जीनस क्लॉस्ट्रीडियम में, एंड इन 4 स्पीशीज में एक स्पीशीज है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। आप लोगों ने सुना होगा, सेलिब्रिटीज अक्सर बोटॉक्स वगैरह की बात करते हैं ना, तो वो बोटॉक्स क्या है? दैट इज नथिंग बट बोट्यूलिनम टॉक्सिन विच इज मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय दिस फेलो क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। इट इज दिस फेलो इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ बोट्यूलिनम टॉक्सिन। एंड इस टॉक्सिन की, अब ये क्यों बता रही हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको आज बताया LD50
हाँ, तो LD50 बॉटुलिनम टॉक्सिन की ना बहुत लो होती है. सो दिस इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस फेलो. क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम इज द नेम ऑफ द बैक्टीरियम. तो ये तो बैक्टीरियम का नाम हो गया. एंड इसकी खास बात क्या है? इट प्रोड्यूसेस बॉटुलिनम टॉक्सिन. एंड बॉटुलिनम टॉक्सिन की जो LD50 होती है ना, इट इज़ वेरी लो. इट इज़ वेरी लो. तो इसका मतलब अगर किसी भी टॉक्सिन की या ड्रग की या वॉट एवर केमिकल की LD50 लो है तो वो ज़्यादा खतरनाक है. ठीक है. इनफैक्ट पता है क्या, जो ये बॉटुलिनम टॉक्सिन है ना, बॉटुलिनम टॉक्सिन इतना लीथल है कि इसके फ्यू ग्राम्स कैन किल हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली. इट इज दैट डेडली. ठीक है. सो ये आपका MCQ भी आता है कि बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है ना, इट इज द मोस्ट पोटेंट एक्सोटॉक्सिन. हम विजिलेंस फैक्टर्स में डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉक्सिन्स. तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि टॉक्सिन्स जो होते हैं बैक्टीरिया के दो प्रकार के होते हैं. एंडोटॉक्सिन जो ऑलरेडी हम कवर कर चुकी हैं, एंड एक्सोटॉक्सिन्स. एक्सोटॉक्सिन्स आर प्रोटीन्स. ठीक है. एंड एंडोटॉक्सिन क्या हमने पढ़ा है? दैट इज लाइपोपॉलीसैकेराइड. तो मोस्ट पोटेंट एक्सोटॉक्सिन, बाय फार द मोस्ट पोटेंट एक्सोटॉक्सिन कौन होता है? कौन सा होता है? बॉटुलिनम टॉक्सिन. ठीक है. अब LD50 से मिलता जुलता एक और 50 है. कौन सा वो 50 है? ID50. ID50 क्या है? इन्फेक्शियस डो. ID मतलब इन्फेक्शियस डोज. ठीक है. ID का मतलब होता है इन्फेक्शियस डोज. सो ID50 का क्या मतलब हुआ? इट मीन्स द नंबर ऑफ माइक्रोब्स. देखो LD50 मैंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब माइक्रोबायोलॉजी में तो यूज़ करते ही हैं, प्लस FMT में फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में भी यूज़ होता है. और लेकिन अगर हम ID50 की बात करें, ये एक्सक्लूसिवली माइक्रोबायोलॉजी के कंटेक्स में यूज़ होता है, इन्फेक्टिव डोज, बिकॉज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंटेक्स में बात कर रहे हैं. ठीक है. सो द नंबर ऑफ माइक्रोब्स नीडेड टू इंड्यूस या कॉज इन्फेक्शन इन 50% ऑफ द होस्ट. अब देखो यहाँ पे ना कहानी में एक ट्विस्ट है, एक झोल है. क्या झोल है? ये डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई, जो मतलब बुक्स में अक्सर दे रखी होती है. ये डेफिनेशन पढ़ के आप सोच सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि अगर तो भाई दिस इज द डोज नीडेड टू इंड्यूस इन्फेक्शन इन 50%. एक्चुअली ये ना थोड़ी सी मिसलीडिंग है सुनने में. इसका एक्चुअल मतलब पता है क्या है? द नंबर ऑफ माइक्रोब्स नीडेड टू इंड्यूस डिजीज इन 50% ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट. आप इन्फेक्ट तो सबको ही कर रहे हो. आप अब ये देखना चाहते हो कि 50 उस डोज से क्या 50% ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट में डिजीज होता है या नहीं. ठीक है. तो एक वैलिड क्वेश्चन इस डेफिनेशन के आधार पर बनता है कि रेस्ट 50% में क्या होता है. अगर हम ये बोल रहे हैं एज पर डेफिनेशन की नंबर ऑफ माइक्रोब्स नीड टू इंड्यूस इन्फेक्शन. ठीक है. अब इन्हीं की सहायता से हम, इन माइस की सहायता से ही हम इस चीज़ को समझते हैं. दीज आर द 12 रैट्स. ठीक है. रैट्स और माइस जो भी हैं ये. ठीक है. आप सब में इंजेक्ट कर रहे हो 10 वायरसेस इंजेक्टेड टू ऑल ऑफ दीज 12 माइस और रैट्स. ठीक है. अब उसके बाद आप देखोगे कि 6 ऑफ दीज इन्फेक्टेड माइस और रैट्स, 6 डेवलप डिजीज. दैट इज signs or symptoms. S/S मतलब signs and symptoms. The rest of the 6 also were infected but they did not develop disease. मैं क्लैरिफाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बुक्स में यही डेफिनेशन दे रखी है, तो इसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. एक्चुअल में इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि आपके पास मान लीजिए 100 चूहे हैं, आप 100 के 100 में 10 वायरसेस अगर इंजेक्ट कर रहे हो, और उसके बाद अगर 50 चूहों में साइंस या सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो आप क्या कंक्लूड करोगे, क्या निष्कर्ष निकालोगे कि ID50 मतलब इन्फेक्शियस डोज 50 कितनी हुई? फिर 10 वायरसेस. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस. अच्छा, बाकी 50% में साइंस एंड सिम्टम्स क्यों नहीं हो रहे? रेस्ट 50% में नो साइंस एंड सिम्टम्स बिकॉज ऑफ गुड इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है. दिस अगेन इज अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के केस में ना अलग अलग टाइप्स का इम्यून रिस्पॉन्स रहता है. वो हम आगे इम्यूनोलॉजी में एंड स्पेसिफिकली डिफरेंट माइक्रोब्स जैसे हम कवर करेंगे सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी में, हम वो सब पढ़ते जाएंगे. तो एक जेनेरिक आंसर इस क्वेश्चन का कि रेस्ट 50% में सिम्टम्स क्यों नहीं हो रहे हैं, बिकॉज
some branch of the immune system is active. इनेट इम्यूनिटी, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, डिपेंडिंग ऑन कि उस वायरस के प्रति कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए होता है. सो सक्सेसफुल इम्यून रिस्पॉन्स इज बीइंग माउंटेड बाय द रेस्ट 50% ऑफ द इन्फेक्टेड सब्जेक्ट्स. लेकिन बाकी 50% में जिनको बेचारों को बीमारी हो गई, डिजीज हो गया, उनमें किसी रीजन से इम्यून रिस्पॉन्स बेचारा फेल हो गया. चलो, सो बेसिकली ID50 से क्या मतलब हुआ भाई, इन्फेक्शियस डोज हो गई है. ठीक है, इन्फेक्शियस डोज हो गई है. एंड दिस इन्फेक्शियस डोज जो है ना, it varies tremendously. It varies tremendously amongst all the microbes. Now I am going to give you certain some important examples of this variability in infectious dose, like in the context of different microorganisms. अच्छा, इसको हम ध्यान से देखेंगे. Alright guys, on your screen you can see a reddish rod. ठीक है, a reddish rod. This is Shigella. Shigella is a pathogen which infects the gastrointestinal tract. इसकी ID50 जो है वो काफ़ी कम है, just in the range of 10 to 100 bacteria. ठीक है. Now compare this ID50 with another fellow जो इसके सामने खड़ा हुआ है. अब देखो, ध्यान से देखो, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ये डिफरेंट इनकी जिसे कहते हैं ना लेंथ बनाई है. तो इसके सामने जो खड़ा हुआ है ना, जो थोड़े गुस्से में है, ये गुस्से में इसलिए है. ये कौन है बाय द वे, पहले हम ये जान लेते हैं. दिस इज साल्मोनेला. शिगेला में मैंने कोई फ्लैजेला नहीं बनाया है. शिगेला इज नॉन मोटाइल. इसके देखो नाम में क्या है, शाय आ रहा है ना, शाय मतलब शाय या शर्मीला. इट इज टू शाय टू मूव अराउंड. तो ये क्या है, इट इज नॉन मोटाइल. साल्मोनेला के नाम में देखो सैल्मन आता है, तो सैल्मन एक फिश का नाम है. तो रिमेंबर इट इज मोटाइल बाय व्हाट, ऑब्वियसली पेरिट्राइकस फ्लैजेला. तो ये क्या कहते हैं, ये ना इससे क्या कहते हैं, इट इज जेलसी पर्सोनिफाइड. साल्मोनेला इज फुल ऑफ जेलसी. जेलस किससे हो रहा है, ये शिगेला से. क्यों, क्योंकि साल्मोनेला के केस में द इन्फेक्शियस डोज ID50 इज 1001000. तो 1 लिखने के बाद मैंने 5 0 लिख दिए. ठीक है, तो सोचो, देर इज अ सी डिफरेंस बिटवीन द ID50 ऑफ दीज टू फेलोज, साल्मोनेला एंड शिगेला, which by the way both of them belong to what, remember both of them belong to the family Enterobacteriaceae. They both belong to the family Enterobacteriaceae. ठीक है, which is the family of what, gram negative rods, which are catalase positive and oxidase negative. ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम इन्फेक्ट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. बट GIT को इन्फेक्ट करने के लिए साल्मोनेला के कितने बैक्टीरिया हमें इंजेस्ट करने चाहिए बाय फीको ओरल रूट, 1 लाख. शिगेला के केस में क्या है, 10 से 100 बैक्टीरिया भी अगर हम गंदे खाने या पानी के साथ इंजेस्ट कर लेंगे तो फिर उतना काफ़ी है बीमार करने के लिए. आई होप दिस इज क्लियर. Why do people get infectious disease? It is not possible to prevent infection because, as I said on day 1 of my interaction with all of you, we, the human beings inhabiting the mother earth, we are literally immersed in a sea of microorganisms. ठीक है, on a daily basis we are inhaling, ingesting and we are inhaling microorganisms, ingesting them, and हमारे skin पे भी हैं. ठीक है, लेकिन सबको तो infectious disease नहीं हो जाता. तो people get infectious disease when a balance is disturbed. A balance is disturbed. And what is that balance? Look at this guys. That balance is between the host, जो host and organism का balance होता है ना, that tilts in favor of the organism. That tilts in favor of the organism. और host बेचारा हल्का क्यों पड़ जाता है? Because of different reasons. एक तो हो गया obviously jeopardized immunity. एंड कुछ और सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे इम्यूनिटी एक्चुअली ख़राब नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा विरलेंट होता है. ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा विरलेंट हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम ऑर्गेनिजम्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे ना, तो हम क्या पाएंगे कि द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स to which a person is exposed, that definitely determines the outcome. So greater the number of organisms, greater is the likelihood of disease. Greater is the likelihood of disease.
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वी हैव टू नोट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इफ लेट्स से देयर इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज हाईली विरुलेंट, अ हाईली विरुलेंट माइक्रोब के केस में lesser number is lesser number of this microorganism is enough to cause disease, ठीक है। एंड सिमिलरली, तो ये तो पहला नोट हो गया। दूसरा, सिमिलरली इन केस ऑफ अ लेस विरुलेंट मतलब खतरनाक, लेस विरुलेंट माइक्रोब के केस में ऐसा नहीं है कि डिजीज बिल्कुल भी नहीं हो सकता है इफ a sufficient enough number enters the human body. In that case, disease can result. So a high number of the microbes is needed to induce disease, ठीक है। And how do we say an organism is less virulent, more virulent? That depends on the virulence factors, जिसके बारे में अभी हम बस कुछ मिनटों में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, इस बैलेंस में मैंने आपको ऑर्गेनिज्म की तो बात बता दी कि भाई एक तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है, दूसरी चीज़ जैसे हम पढ़ने वाले हैं विरुलेंस फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द विरुलेंस फैक्टर्स। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, इंटर रिलेटेड ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिज्म के पास अगर ज़्यादा विरुलेंस फैक्टर्स हैं तो कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स काफ़ी है, लेकिन अगर एक ऑर्गेनिजम्स के पास कम विरुलेंस फैक्टर्स हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज कर सकता है। तो इस बैलेंस में हमने ऑर्गेनिज्म की बात तो कर ली, अब हम बात करेंगे होस्ट की। होस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, होस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर हम चीज़ों को समझें तो वो कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो ये फिर डिसाइड करेंगे कि अच्छा डिजीज होगा या नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, वी हैव गॉट द इम्यून सिस्टम, द इम्यून रिस्पॉन्स, in which we have got the innate immunity and acquired immunity. Innate immunity and acquired immunity. Acquired immunity में भी दो इसके aspects हैं. We have got cell mediated immunity, that is CMI. CMI is the accepted short form, मेरा खुद का short form नहीं है. And we have got humoral immunity. ह्यूमर का मतलब पता है क्या होता है? एक तो होता है हंसी मजाक, वो वाला ह्यूमर नहीं है यहाँ पे ह्यूमोरल वर्ड में। यहाँ पे ह्यूमोरल वर्ड में ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड कंपार्टमेंट। सो बेसिकली ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है ना, दैट इज डिटर्मिन्ड बाय एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर अ काइंड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। कैपिटल ए छोटा बी इज द एक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म फॉर एंटीबॉडी। आई हैव रिटन एंटीबॉडीज, दैट इज प्लूरल, ठीक है। सो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द लिक्विड कंपार्टमेंट, मतलब कि ब्लड में एंटीबॉडीज होती है, इन बॉडी सिक्रीशंस में, ऑलराइट। सो कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं विच डू नॉट एंटर आर सेल्स। वो बॉडी में तो आते हैं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बॉडी में तो आ ही रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे। फिर वो बीमार कैसे करते हैं? वो बेसिकली बॉम्ब्स या ग्रेनेड्स फेंकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, टॉक्सिन्स एंड फ्यू अदर विलेंस फैक्टर्स। तो बीमार करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर घुस ही जाए। सो सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टैकल करने के लिए हमें क्या चाहिए? एंटीबॉडीज। अगर one person is infected with a microorganism which does not enter the cell but it has got a lot of toxins and enzymes, in such a case if the infected person is able to produce good number of antibodies, then the person will be protected against developing the disease, क्योंकि antibodies neutralize कर देंगे organisms को। या फिर दूसरी possibility क्या हो सकती है कि disease हो लेकिन बहुत mild हो, मतलब कोई serious बात ना हो। On the other hand, there are certain microorganisms which enter inside the cell, तो उनके केस में क्या होगा? एंटीबॉडीज बनेंगी लेकिन वो तब तक ही काम करेंगी जब तक ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर नहीं गया है। देखो, अगर आज इन्फेक्शन होता है ना, आज के आज एंटीबॉडी नहीं बनती, एंटीबॉडी बनने में भी टाइम लगता है, ठीक है, 10 से 15 दिन का टाइम। दिस इज द ब्रॉड रेंज। अगेन इट इज गोइंग टू वेरी ट्रिमेंडसली, इमेंसली बेस्ड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द होस्ट फैक्टर्स ऑल्सो। तो एंटीबॉडी बनने में कुछ दिन का समय लगता है। इफ एन ऑर्गेनिज्म का नेचर ये है कि वो बॉडी के सेल के अंदर घुसेगा, तो वो ऐसा नहीं कि आज के आज आ गए तो आज के आज घुस जाएगा। सो क्या होता है ना, जब बॉडी में ये ऑर्गेनिज्म आया
तो इसके एंटीजेंस को रिकग्नाइज करके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बनानी शुरू की, तो एंटीबॉडीज बन गई। तो शुरुआत में मतलब इन्फेक्शन के बिगिनिंग पार्ट में तो एंटीबॉडीज फिर चलो हमें बचा लेंगी, लेकिन इवेंचुअली ये ऑर्गेनिज्म की डेस्टिनी क्या होती है कि इसने ह्यूमन सेल्स के अंदर घुसना है। So in that case, at the end of the day, we don't really need antibodies, we need cell mediated immunity. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका पता है क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. ट्यूबरक्यूलोसिस इज फैकल्टेटिव intracellular bacterium and lepre is obligate intracellular. obligate intracellular मतलब कि MTB जो है वो सेल्स के बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है, बट क्योंकि अंदर तो इवेंचुअली वो जाता ही है, दैट इज वाई MTB इन्फेक्शन के केस में it is not the antibodies which are going to determine the disease outcome. अगर एक good enough CMI response हो गया, then the person is going to be protected against disease development by this microorganism, and same funda applies to Mycobacterium leprae, which by the way is obligate intracellular. Obligate intracellular का मतलब होता है कि it is an obligation for these organisms like M. leprae to invade inside the host cell. Is this clear? So why do some people get infectious disease? They do when the balance between the organism and the host tilts in favor of the organism. organism जीत जाता है, या तो बहुत सारे number of organisms are entering the human body, ठीक है, या फिर number of organisms entering कम है लेकिन organism अपने आप में काफ़ी virulent है, and host factors जो हैं which are broadly determined by the immune response could be innate, could be acquired. होस्ट की इम्यूनिटी जवाब दे देती है, तो बेसिकली द होस्ट इम्यून सिस्टम बिकम्स ओवरवेल्म्ड. दैट इज व्हाई some people get infectious, some people get disease after getting infected and some others don't. देखो लास्ट टाइम जब मैंने विलेंस फैक्टर स्टार्ट किया था तो आई हैड टोल्ड यू अबाउट CID, ठीक है, नॉट द वन विच इज बीइंग स्ट्रीम्ड ऑन नेटफ्लिक्स, बट कॉलोनाइजेशन, इन्फेक्शन एंड डिजीज. एंड लास्ट टाइम मैंने क्लैरिफाई किया था कि बीइंग इन्फेक्टेड इज नॉट सेम एज being infected is not same as being infectious. और इसका एग्जाम्पल हमने किस ऑर्गेनिज्म की सहायता से इस कॉन्सेप्ट को समझा था? MTB. अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ TB, ठीक है. तो इन्फेक्शन का लिटरल मीनिंग क्या है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज एंटर्ड द बॉडी. माइक्रोब हैज एंटर्ड द बॉडी, बट सिर्फ इन्फेक्शन का होना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज एंटर्ड द बॉडी डज नॉट मीन डिजीज, ठीक है, बिकॉज हम सब मेडिकोज हैं तो ये हमें तो समझ में आता है, लेकिन देर इज वन मोर कॉनोटेशन ऑफ इन्फेक्शन, एंड समटाइम्स पीपल अराउंड अस, हमारे घर में हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स कई बार ऐसे बात करते हैं कि अच्छा ये इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन हो गया, और वो क्यों वरिड होते हैं? क्योंकि एक्चुअली व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे कि डिजीज हो गया, बट मुंह से कभी डिजीज आपने सुना है आम बोलचाल की भाषा में? नहीं, ठीक है. तो वन मोर कॉनोटेशन ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि डिजीज इज प्रेजेंट. इन अदर वर्ड्स साइंस एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट. तो what I'm trying to say is that one more connotation of infection क्या है? Sometimes the word infection and disease are sometimes used interchangeably, and you will get this very commonly in textbooks also. बट दीज बेसिक्स शुड बी क्लियर टू यू कि देखो, तो डिपेंड करता है कि किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं. आप माइक्रो की कई सारी मतलब टेक्स्ट बुक में ये नोटिस करोगे कि एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट डिजीज, बट उन्होंने ना इन्फेक्शन वर्ड यूज़ किया. तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन्फेक्शन का होना डज नॉट ऑलवेज मीन डिजीज. अब देखो डिजीज किसी को है तो ऑब्वियसली वो इन्फेक्टेड तो है ही है ना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है. हमेशा मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर एक इन्फेक्टेड व्यक्ति को डिजीज हो ही जाए. सो दिस इज, प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है. दीज बेसिक्स हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है. अब देखो, देर आर 2 ब्रॉड मैकेनिज्म्स बाय विच बैक्टीरिया कॉज डिजीज. उनमें से एक तो हम होपफुली इफ टाइम परमिट्स हम आज ही खत्म करेंगे. क्या है वो? टॉक्सिन प्रोडक्शन. टॉक्सिन वर्ड सुन के कुछ अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि ये सुनने में लग रहा है कोई डेंजरस सी चीज होती होगी. सो टॉक्सिन्स आर व्हाट? टॉक्सिन्स आर नथिंग बट द पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया. इसको हम
डिस्कस करेंगे अभी विरलेंस फैक्टर्स में, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्वेजन एंड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन आप डिटेल में कहाँ पढ़ते हो, पैथोलॉजी में पढ़ते हो, प्लीज डू इट वेल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैथोलॉजी बट यू नो एज मेडिकोज दीज बेसिक्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेबल डिजीजेस की अगर हम बात करें, दीज सम बेसिक टर्म्स आई विल हाईलाइट, देन वी विल स्टार्ट विद विरलेंस फैक्टर्स पर से। देखो, कम्युनिकेबल डिजीजेस, सारे के सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस आर नॉट कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीजेस का क्या मतलब होता है, दीज आर द डिजीजेस विच स्प्रेड, दे स्प्रेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, दे स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू दी अदर इन्फेक्टेड पर्सन। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है, क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है, पल्मनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, पल्मनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। अब पल्मनरी ट्यूबरक्यूलोसिस कैसे फैलता है, हैव अ लुक एट दिस। Mycobacterium tuberculosis is the causative agent of tuberculosis. ट्यूबरक्यूलोसिस के भी कई सारे वराइटीज होते हैं, टाइप्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड ऑर्गन्स आर द लंग्स, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टीबी क्या है, पल्मनरी टीबी। द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड इज इनहेलेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स। एक टीबी का क्या कहते हैं, पेशेंट है पल्मनरी टीबी का, वो खांस रहा है एंड उसके विसिनिटी में जो लोग हैं वो रिस्क पे हैं बिकॉज दे कैन कैच द इन्फेक्शन, ठीक है। बट दिस इज नॉट ट्रू ऑब्वियसली फॉर ऑल द इन्फेक्शियस डिजीजेस, ऑलराइट। एंड let's see this picture as well. So mycobacterium tuberculosis is acid fast, इसके लिए ग्राम से नहीं करते हैं। अनंत नारायण पानिकर टेक्स्ट बुक कहती है दीज आर वीकली ग्राम पॉजिटिव। कुछ बुक्स कहती हैं कि माइकोबैक्टीरियम जीनस जो है दैट इज नीदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम नेगेटिव। तो अगर हम माइकोबैक्टीरियम सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी व्यक्ति में तो ग्राम स्टेन करना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, गो हेड विद एसिड फास्ट स्टेन। एंड दिस इज द टिपिकल पिक्चर जो मैंने आपको डे 1 या 2 पे बताई थी व्हेन वी वर डूइंग द स्टेन्स, व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेन्स, ठीक है। तो लॉन्ग स्लेंडर बीडेड अपीयरेंस, पिंकिश बैक्टीरिया, तो वट एवर इज एसिड फास्ट दैट अपीयर्स पिंक ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑन जेडन स्टेनिंग, ठीक है। चलो कुछ और बेसिक्स, तो देखो एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक। एक पैंडेमिक से हम सभी गुजरे हैं अभी 2020 में, कोविड का पैंडेमिक, ठीक है। तो क्या मतलब है पैंडेमिक का, एपिडेमिक का, एंडेमिक का। एपिडेमिक क्या है, एपिडेमिक इज अ डिजीज विच अकर्स more frequently than usual, which occurs more frequently, ठीक है, than usual, ठीक है। पैंडेमिक कौन सा डिजीज होता है, अ डिजीज विद वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि कोविड पैंडेमिक लेटेस्ट वाला जो था, ठीक है। तो लेटेस्ट पैंडेमिक वॉज दैट ऑफ कोविड। एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक एंड से सोचो अंदर कहीं पे किसी एक पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन्स में लो लेवल पे ये इन्फेक्शंस पाए जाते हैं उसी एरिया में। सो एंडेमिक इन्फेक्शन क्या है, एंडेमिक मीन्स इन्फेक्शंस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एट अ लो लेवल, प्रेजेंट एट अ लो लेवल in a specific population, in other words a specific geographical region। इसका मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम आगे ना ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, उसका टॉपिक का नाम है सिस्टमिक माइकोसिस, ठीक है। तो माइकोसिस का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन, सिस्टमिक मतलब कि ये जो फंगाई हैं जो ये सिस्टमिक माइकोसिस करते हैं, जेपेटाइज्ड इम्यूनिटी में ये ब्लड स्ट्रीम को इन्वेड करते हैं, तभी इनको सिस्टमिक माइकोसिस बोलते हैं। तो इनमें से कई एजेंट्स हैं सिस्टमिक माइकोसिस कराने वाले जो कि यूएस के स्पेसिफिक रीजन्स में हैं। अब लेट्स से मैं कभी यूएस कब नहीं गई हूँ, तो ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव नॉट बिन टू दैट वेरी जोग्राफिकल रीजन जहाँ ये फंगस प्रेजेंट है, दैट मीन्स आई एम नॉट एक्सपोज्ड, है ना। वहाँ के लोगों में इन्फेक्शन होना बहुत ईजी है क्योंकि वहाँ पे पीपल आर एक्सपोज टू दीज फंगाई, तो these infections are also known as endemic mycosis, ठीक है। तो unless and until somebody goes to that specific geographical region जहाँ पे कोई भी infections endemic हो तो उसको वो infection तब तक नहीं होगा। I hope this is clear. Then we have got what are known as inapparent or subclinical infections। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि infection is not always should not always be equated with disease, because हमेशा इन्फेक्शन के फलस्वरूप डिजीज हो ही जाए ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है ना, मान लो किसी को इन्फेक्शन हुआ,
after infection, if infection leads to no signs and symptoms because of good immunity, such infections are known as inapparent or subclinical infections, मतलब no signs and symptoms. So in such cases antibodies are present in the serum of the infected people. अब आप लोग ये पूछ सकते हो मुझसे कि भाई जब सिम्टम्स ही नहीं हो रहे तो फिर हम क्यों ब्लड टेस्टिंग कराएंगे, सीरम कलेक्ट करेंगे टू लुक फॉर एंटीबॉडीज. देखो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल किसका दिया, सिस्टमिक माइकोसिस का. चलो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, सिस्टमिक माइकोसिस, सिस्टमिक माइकोसिस. ठीक है, तो देखो यूएस के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं लाइक दी ओहायो एंड द मिसिसिपी रिवर वैलीज, वहाँ पे ना कुछ स्पेशल टाइप के फंगाई प्रेवलेंट हैं जो सिस्टमिक माइकोसिस करते हैं. ठीक है, अब जब हमें पता है ये बात कि उस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं दे आर प्रोन और वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द फंगस. Some will develop disease, some will not develop disease. Just to know the prevalence of infection in that very area कि अच्छा किस किस को exposure हुआ है, उसके लिए क्या करते हैं, सीरम सैंपल कलेक्ट करते हैं लोगों के वहाँ पे जो रह रहे हैं. तो कई व्यक्ति ऐसे वहाँ पे होंगे, कई रेजिडेंट्स ऐसे होंगे जिनके ब्लड में एंटीबॉडीज होंगी बट सिम्टम्स ही नहीं है उनको. तो ब्लड में एंटीबॉडीज होना हमें ये बताता है कि द पीपल आर एक्सपोज टू द फंगस ऑलरेडी, बट थैंक्स टू देयर फैंटास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स दे डिड नॉट डेवलप एनी साइंस और सिम्टम्स. ठीक है, इनफैक्ट यू नो देर आर सो मेनी इन्फेक्शंस जिनका आउटकम पता है क्या होता है. देर आर सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनका आउटकम मतलब कि जब वो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं, इन मेनी केसेस द आउटकम इज इन अपेरेंट इन्फेक्शन और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन. ऐसा नहीं है कि सबको ही डिजीज हो जाएगा. मैंने फोटो लास्ट टाइम दिखाई थी CID. हमारे लिए CID क्या है, कॉलोनाइजेशन इन्फेक्शन डिजीज. कॉलोनाइजेशन का ये मतलब है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मल्टीप्लाइंग ऑन एन एक्सटर्नल सर्फेस, फॉर एग्जाम्पल स्किन, और इंटरनल सर्फेस दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन हैप्पीली, नॉट इन्वेडिंग द टिश्यूज. Colonization is just harmonious multiplication of microorganisms on the skin or mucous membrane. Because there is no tissue invasion, so we do not expect any immune response. Obviously immune response क्यों फालतू में मेहनत करेगा जब टिश्यू इन्वेजन नहीं हो रही है. इम्यून रिस्पॉन्स तब होता है जब टिश्यू में इन्वेजन हो. ठीक है, इन्फेक्शन आई से क्या है, इन्फेक्शन. इन्फेक्शन का मतलब है कि नाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीप्लाइंग ऑल्सो बट दे आर इन्वेडिंग द टिश्यू ऑल्सो. बिकॉज टिश्यू इन्वेजन इज देयर, इन्फेक्शन के केस में इम्यून रिस्पॉन्स होगा बट साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होंगे. तो सोचो कि ये कितना आपस में इंटरलिंक्ड है कि अच्छा इन्वेजन हो रही है उसके बाद क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स होगा. एंड बिकॉज इम्यून रिस्पॉन्स होगा बट द इंडिविजुअल विल नॉट हैव साइंस एंड सिम्टम्स. ये मैंने आज भी बताया कि इन्फेक्शन का होना डज नॉट मीन डिजीज. सो आई से है इन्फेक्शन which just means that the organisms are not just simply colonizing, they are invading the tissues, but the immune response wins the game. immune response जीत जाता है. किसमें जीत जाता है, the organism is not able to induce signs and symptoms. तो व्यक्ति बीमार नहीं होता, इन्फेक्टेड है लेकिन बीमार नहीं हो रहा. ठीक है, फिर हम आते हैं डिजीज पर. डिजीज में क्या हो रहा है, द टिश्यू इन्वेजन इज हैपनिंग बट दिस टाइम therefore because the tissue invasion is happening, therefore immune response will be there, but this time the difference is that इम्यून सिस्टम बेचारा हार जाता है, ऑर्गेनिज्म जीत जाता है, तभी डिजीज होता है. और यहाँ पे मैंने आपको टीबी का एग्जांपल दिया था कि इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ टीबी. इंडिया में 33%, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड विद टीबी. इट डज नॉट मीन कि 1/3 पॉपुलेशन को टीबी है. ठीक है, सो बीइंग इन्फेक्टेड इज नॉट सेम एज बीइंग इन्फेक्शियस. अगर ये 1/3 इन्फेक्टेड पीपल जो विच आर हु आर इन्फेक्टेड विद टीबी, इन 1/3 लोगों में से कुछ की इम्यूनिटी खराब हो गई तो फिर क्या होगा, उनको लाइक साइंस एंड सिम्टम्स हो जाएंगे पल्मोनरी टीबी के. अब पल्मोनरी टीबी जब उनको हो गया, मतलब साइंस एंड सिम्टम्स आ गए, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, प्रोडक्टिव कफ, समटाइम्स ब्लड इज ऑल्सो देयर इन द स्पूटम. ठीक है, तो फीवर, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, वेट लॉस. ठीक है, प्रोडक्टिव कफ मतलब कि गीली खांसी. ठीक है, एक होती है ड्राई कफ, एक है प्रोडक्टिव कफ. यहाँ पे प्रोडक्टिव कफ होता है. ठीक है, प्यूरलेंट स्पूटम या फिर ब्लड टिंज्ड स्पूटम. एंड टीबी एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज है विच स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो एक बार एक इन्फेक्टेड पर्सन की इम्यूनिटी खराब होने से उसको डिजीज हो गया, मतलब साइंस एंड सिम्टम्स आ गए. नाउ दिस पर्सन कैन ट्रांसमिट द डिजीज टू अदर्स. सो नाउ वी से दैट दिस पर्सन हैज बिकम इन्फेक्शियस. सो प्लीज रिमेंबर, बीइंग इन्फेक्टेड इज नॉट सेम एज बीइंग इन्फेक्शियस. यही मैंने लास्ट टाइम बताया था.
देन गाइस देयर इज समथिंग नोन एज लेटेंट इन्फेक्शन. अब देखो लेटेंट का क्या मतलब होता है, हिडन. तो कई बार पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है, द माइक्रोब्स एंटर द बॉडी, द माइक्रोब्स एंटर द बॉडी, induce disease, induce disease, and after a certain time period of manifestation of signs and symptoms, the patient or the infected person goes into a latent state, latent state, and the organism is still present in the body. मतलब कि organism body में है, and the patient, when we say goes into, I mean the patient is going to be devoid of any signs and symptoms. So no signs and symptoms, ठीक है, no signs and symptoms, organism is present in the body, but this organism enters a latent state, enters a latent state. मतलब वो बॉडी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, and because it has now hidden, the patient is going to be not manifesting disease anymore, but the patient के अगर आप diagnostic test कराओगे ना, the diagnostic tests are going to be positive, the diagnostic tests are going to be positive, ठीक है, and later on the signs and symptoms can reactivate, ठीक है. I repeat, latent infections कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में देखे जाते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बॉडी में तो एंटर कर रहा है, ठीक है, बॉडी में एंटर कर रहा है, डिजीज भी हो गया व्यक्ति को, उसके बाद क्या होगा, साइंस एंड सिम्टम्स गायब हो जाएंगे, ठीक है. तो ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑर्गेनिज्म ठंडा पड़ गया, अब ऑर्गेनिज्म बोर हो गया, वो बॉडी में कहीं ना कहीं छुप गया, एंड बाद में जब उसका मन करेगा वो रिएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है. तो पेशेंट को इस दौरान कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होंगे, बट डायग्नोस्टिक टेस्ट आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, द डायग्नोस्टिक टेस्ट आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, एंड later on the microbe can reactivate and signs and symptoms reappear. तो लेटेंट कौन हो रहा है, कौन छुप रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में कहीं ना कहीं. कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं विच प्रॉम्प्ट दी ऑर्गेनिज्म कि चल तू नींद से जाग जा और तू फिर से डिजीज करा दे इस इन्फेक्टेड व्यक्ति में. सो दैट इज नोन एज रीएक्टिवेशन. एंड लेटेंट इन्फेक्शंस का क्लासिकल एग्जाम्पल पता है कौन होते हैं, हर्पीस वायरसेस. हर्पीस वायरसेस, हर्पीस वायरसेस के केस में द डिक्टम और द रूल इज दैट दे इंड्यूस लेटेंट इन्फेक्शंस, दे इंड्यूस, हर्पीस वायरसेस दे इंड्यूस लेटेंट इन्फेक्शंस, ठीक है. इनफैक्ट हर्पीज वायरसेस के बारे में जो गोल्डन रूल है, चलो गोल्डन से लिखते हैं उसे, वो क्या मैं बताती हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को कि वंस इन्फेक्टेड ऑलवेज इन्फेक्टेड, वंस इन्फेक्टेड ऑलवेज इन्फेक्टेड. सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्पीस वायरसेस, हम आगे पढ़ेंगे सिस्टम्स में. हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1, दैट इज HSV1, HSV2 वगैरह वगैरह. ये पहली बार जब बॉडी में आते हैं ना, जब ह्यूमन बॉडी में आते हैं तो कुछ प्रकार की बीमारी करते हैं, कुछ डिजीज करते हैं. फिर क्या होता है, ये बॉडी में अलग अलग प्रकार के हर्पीस वायरसेस की नेचर होती है. कुछ गैंग्लिया में छुप जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स लाइक लिम्फोसाइट्स में छुप जाएंगे, मतलब लेटेंट हो जाएंगे, हाइड कर देंगे. फिर बाद में किसी ना किसी ट्रिगरिंग फैक्टर से वो इन जगहों पे जब छुपे हुए थे वहां से रिएक्टिवेट होके फिर से सिम्टम्स कर देंगे, ठीक है. सो व्हेन दे आर लेटेंट और हिडन, the person may appear well, the person may recover from the disease also, but there is a chance that the virus can reactivate. तो इनको क्या बोलते हैं, latent infections. They can lead to reactivation. Is this clear everyone? latent infection का फंडा समझ में आया? Okay, great. Now one more term before we discuss the valence factors per se, carrier state. carrier state क्या होता है, carrier मतलब भाई to carry something है ना, टू कैरी समथिंग. तो क्या किसको कैरी करना है हमारे को, कैरियर स्टेट बाय द वे दिस इज यूज फॉर हुम, फॉर ऑब्वियसली द इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग्स. So they are carrying something, they are carrying the pathogenic microorganism without manifesting any signs and symptoms. तो carrier state का मतलब है the person is infected, obviously the person is infected with a pathogen without manifesting
एनी साइंस और सिम्टम्स। ठीक है, इसका क्लासिकल एग्जाम्पल ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में तो पूछते ही पूछते हैं। मेरी मैलोन वॉज अ शेफ इन न्यूयॉर्क। ठीक है, एंड unfortunately she was notoriously known as what, typhoid Mary. She was a chef in New York and she went on to pass on the causative agent of typhoid fever, that is enteric fever, to thousands of people. ठीक है, सो कैरियर कौन है? बॉडी, एक ऐसा व्यक्ति बॉडी में पैथोजन प्रेजेंट है बट साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है। नाउ कमिंग टू द virulence factors proper, virulence factors per se, which I said before, they are the शक्तियाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिली हैं भगवान से, ऊपर वाले से, जिसकी सहायता से ये हमें बीमार कर पाते हैं। सो द आर्म्स एंड एमिनेशंस और द अस्त्र एंड शस्त्र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम इसमें किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम देखो इसकी बात करेंगे। हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट। The root of suffering is attachment. This is true metaphorically, जैसे कि इस कोड से समझ में आ रहा है, but literally also it is true in case of a lot of microorganisms. The root of our suffering due to many microorganisms is because of the fact that they attach or adhere to our body cells. ठीक है, receptors on our body cells. So सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? attachment और एडहेशन। अटैचमेंट और एडहेशन, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में बात आगे ही नहीं बढ़ेगी, गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं जब तक वो किसी ना किसी रिसेप्टर ऑफ आर ऑफ द होस्ट सेल से अटैच ना करें। एंड अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग फेवरेट रिसेप्टर्स होते हैं। सो नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू बाइंड टू ऑल सेल्स, बिकॉज डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे show their own preference for certain unique kind of receptors which are there on only certain cells. So इसीलिए कुछ microorganisms कुछ systems को involve करते हैं, कुछ other microorganisms कुछ दूसरे systems को involve करते हैं। ठीक है, so attachment और adhesion occurs via what? It occurs via adhesins. Adhesins are nothing but the structures present in the microbes with the help of which they attach to the host cell receptors, with the help of which they attach to the host cell receptors. ठीक है, and in bacterial cell anatomy I had talked about structures like teichoic acid, ठीक है, पाइला एंड फिम्ब्रिए, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ एडहेसेंस एंड दे आर फैंटास्टिक विरुलेंस फैक्टर्स विच वी नीड टू नो। आगे सिस्टम्स में कई एग्जाम्पल्स आएंगे, कुछ मैं आपको आज ही बताऊंगी। ठीक है, सो एडहेसेंस क्या हो गए? दे आर नथिंग बट द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ विच दे अटैच टू द होस्ट सेल रिसेप्टर्स। अगर हम एडहेसेंस की बात करें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, सो इन G+ बैक्टीरिया एंड G- बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली एडहेसेंस के क्या एग्जाम्पल्स हैं? टीकोइक एसिड, एंड ग्राम नेगेटिव में पाइलाए और फिम्ब्रिए। ठीक है, तो ये तो एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी होगी कि भाई ग्राम पॉजिटिव में टीकोइक एसिड होता है, ग्राम नेगेटिव में पाइलाए या फिम्ब्रिए होते हैं। अब आई गिव यू स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। फॉर इंस्टेंस देखो, when we say E. coli, this is the general point I am telling. E. coli जो है, coli मतलब colon, Escherichia has been named after Escherichia who identified this pathogen. It is a gram negative rod, तभी I am using what? I am using red ink. ठीक है, तो E. coli के बारे में सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आनी चाहिए वो ये कि these are commensals in the gut. They are commensals in the gut. ठीक है, but there are certain kind of E. coli are there which are not commensals but they can create disturbances in the gut. ठीक है, तो there are commensal E. coli जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ कोई disturbance cause नहीं करेंगी। तो E. coli which are commensals in the gut, they do not induce
डायरिया और डिसेंट्री, दे डू नॉट इंड्यूस डायरिया और डिसेंट्री, ठीक है, डायरिया और डिसेंट्री, ठीक है। लेट मी री राइट दिस ऑन अ फ्रेश पेज, पहले ये बेसिक वाला लिख लेना। एंड दे बिलोंग टू द फैमिली एंटेरोबैक्टीरिएसी। एंटेरोबैक्टीरिएसी में क्या क्या आता है हमारा, ग्राम नेगेटिव रॉड्स विच आर कैटलेज पॉजिटिव एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव। आज मैंने साल्मोनेला और शिगेला जो बताए थे बैक्टीरिया, दे ऑल्सो बिलोंग टू एंटेरोबैक्टीरिएसी, बट रिमेंबर साल्मोनेला एंड शिगेला दे आर स्ट्रिक्ट पैथोजेंस। अच्छा, ई कोलाई की अगर हम बात करें, आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट दे आर कमेंसल्स इन द गट। तो जहाँ पे वो रहते हैं मतलब गट में, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट करेंगे, मतलब वहाँ ना डायरिया कराएंगे ना डिसेंट्री कराएंगे, वो तो उनका घर ही है। You need to remember a very important fact about E. coli, that there are certain unique kind of E. coli, unique kind of E. coli which are known as, which are referred to as diarrheogenic E. coli. They are different from commensals, ठीक है, they are acquired from outside, they are different from the commensals. So why they are different from commensals? Because they have got certain virulence factors which help them to cause disease. And there are 6 types of diarrheogenic E. coli. उनमें से एक है हमारा ETEC, that is enterotoxigenic E. coli. enterotoxigenic E. coli, ठीक है। Now ये जो E. coli है, ETEC by the way इसका accepted short form है ETEC, enterotoxigenic E. coli। ये स्पेशल ई कोलाई इसीलिए है क्योंकि इट अटैचेस टू द गट सेल्स वाया व्हाट इज नोन एज कॉलोनाइजेशन फिम्ब्रियल एंटीजन, जिसको विच इज अब्रीविएटेड एज CFA, ठीक है, विच इज अब्रीविएटेड एज CFA। तो देखो कॉलोनाइजेशन फिम्ब्रियल एंटीजन, तो ऑब्वियसली ये एंटीजन एक प्रकार के पायला या फिम्ब्रिये में प्रेजेंट है विद द हेल्प, तो बिकॉज ऑफ दिस फिम्ब्रिये इट इज एबल टू अटैच टू द गट सेल्स एंड फिर आगे ये गट की बीमारी करेगा। अब ये CFA कमेंसल ई कोलाई में नहीं प्रेजेंट होता है। सो दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एन एडहेसन विच दिस ऑर्गेनिज्म हैज। इज दिस क्लियर? ये प्लीज माइंड में रखना कि हमारे जो कमेंसल ई कोलाई हैं वो डायरिया डिसेंट्री नहीं करते हैं, वो दूसरे डिजीज कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे सिस्टम्स में, ठीक है। इसलिए मैंने पहले से ही डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई ई कोलाई जो कमेंसल हैं वो नहीं करते। डायरोजेनिक ई कोलाई दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कमेंसल ई कोलाई, एब्सोल्युटली डिफरेंट, ड्रास्टिकली डिफरेंट। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, CFA इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ स्पेसिफिक एडेसन आई हैव टोल्ड यू। अच्छा, इसी से हम एक दूसरी चीज़ याद करेंगे। अब देखो कमेंसल जो है, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई डायरिया डिसेंट्री नहीं करते हैं क्योंकि गट में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं वहाँ क्यों डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, लेकिन इतने भी सुधरे हुए नहीं हैं, ठीक है, ये भी हमें तंग कर सकते हैं। पता है कैसे? ऐसे जो कमेंसल ई कोलाई होते हैं ना, कमेंसल ई कोलाई जो हैं, दे मे एंटर, कहाँ पे? दे मे एंटर द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड दे कैन कॉज और सेटअप क्या वहाँ पे? दे इंड्यूस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दे इंड्यूस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट इज UTI। तो UTI जो स्ट्रेन्स कराते हैं ई कोलाई के, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नथिंग बट आर कमेंसल ई कोलाई। तो कमेंसल ई कोलाई अपने घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, बट अगर इनको एक्सेस मिल गया ना रीनल ट्रैक्ट में इन्वेड करने का, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए कमेंसल को इतना भी दूध का धुला हमें नहीं समझना चाहिए। ऑलराइट, एंड ये इनको क्या बोलते हो? इनको हम फिर बोलेंगे यूरोपैथोजेनिक ई कोलाई, यूरोपैथोजेनिक ई कोलाई ऑल्सो नोन एज UPEC, ठीक है, UPEC। एक UPSC होता है, हम तो मेडिकोज हैं, हमारे लिए एक और मिलता जुलता सुनने में मिलता जुलता नाम क्या याद करना चाहिए? UPEC। ऑलराइट, सो दीज UPEC have got pili, special pili, namely P. pili, which help them attach to the uroepithelial cell, which help them attach to the
एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, अब इन पाइलाई को पी पाइलाई क्यों बोलते हैं? देखो ये जो पी पाइलाई है ना, दे आर कॉल्ड सो, दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे अटैच टू द पी ब्लड ग्रुप एंटीजन expressed on the यूरो एपिथेलियल सेल्स, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ये सीख लिया कि इकोलाई क्या होते हैं, वो तो कमेंसल्स होते हैं, गट में रहते हैं। फिर एक स्पेशल टाइप ऑफ इकोलाई गट की बीमारी कर सकते हैं, उनको डायरेजेनिक इकोलाई होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम कमेंसल्स। फिर वी केम बैक टू कमेंसल्स कि भाई वो भी डिस्टर्बेंसेस कर सकते हैं, यूटीआई करा सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्पेशल पाइलाई। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ठीक है, अब देखो इसके अलावा और कौन से पाइलाई आई वुड want you all to learn at this point of time is, remember there is a pathogen namely Neisseria gonorrhoeae, also known as gonococcus. It causes an STI, that is a sexually transmitted infection. STI is the accepted short form, namely gonorrhea, and gonorrhea ये organism तभी cause करता है when it attaches to the host cells with the help of its pili. ठीक है, तो गोनोकोकस या निसीरिया गोनोरिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट VF बाय द वे इज माय ओन शॉर्ट फॉर्म फॉर विलेंस फैक्टर। आप लोग एग्जाम में प्लीज ये वाले शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करना, जो एक्सेप्टेड है वही यूज करना व्हेन यू आर राइटिंग थ्योरी पेपर। एंड थ्योरी पेपर में भी ना आंसर जब लिख रहे हो तो पहली बार आप फुल फॉर्म लिखो, ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिख दो, उसके बाद यू कैन आई थिंक आगे यू कैन यूज शॉर्ट फॉर्म। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट विलेंस फैक्टर यहाँ पे क्या है? पाइलाई। In fact, pili are so important in case of gonococci that in books you will find this statement कि apiliated gonococci, apiliated मतलब कि pili have been removed, the gonococcus has been ripped off its pili. Apiliated gonococci are avirulent, मतलब कि अब उनमें शक्ति ही नहीं रह गई गोनोरिया कॉज करने की। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो यू कैन सी निसीरिया गोनोरिया विद न्यूमरस पाइला एक्सटेंडिंग फ्रॉम इट्स सरफेस। एंड गोनोकोकस की शेप मैंने आपको क्या बताई थी? इट इज किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड। रिमेंबर इन प्रीवियस क्लासेस आई हैव टोल्ड यू दैट जीनस निसीरिया में दो पैथोजेंस हैं, निसीरिया मेनिंजाइटिडिस विच इज प्लेनो कन्वेक्स and Neisseria gonorrhoeae which is kidney or bean shaped, and genus Neisseria is the genus of gram negative diplococci. तो ये जो आप देख रहे हो ना, all of these are pili. So pili are utmost important. It is the pili of the gonococci. They are needed to attach to, देखो गोनोरिया में क्या होता है ना, यूरेथ्राइटिस होता है मेल्स में एंड एंडोसर्विसाइटिस फीमेल्स में। तो दीज पाइलाई आर द वंस विच help the bacterium attach to the urethral epithelium and the endocervical epithelium. ठीक है, तो obviously apiliated gonococci are supposed to be avirulent only. ठीक है, चलो, so the first virulence factor which we have learnt about today are the adhesins, attachment or adhesion via adhesins. Moving on, the second virulence factor हम क्या लिखेंगे? The second virulence factor, एंटीजेनिक वेरिएशन। ठीक है, एंटीजेनिक वेरिएशन, इसकी एक सिंपल एनालॉजी आप ये याद रखना, गिरगिट की तरह रंग बदलना। ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदलना is not just the nature of certain people but certain microorganisms are also pretty smart, वो हमें ना धोखा दे जाते हैं। तो इससे मेरा क्या कहने का मतलब है, ये देखो, इसको हम इससे समझेंगे। Have a look at this guys, ये एक हंसता मुस्कुराता बैक्टीरियम है
इसके सरफेस पे यू कैन सी 2 ब्राउन एंटीजन्स आई हैव डेकोरेटेड, ठीक है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर मिलियंस ऑफ एंटीजन्स होते हैं, उन अलग अलग एंटीजन्स के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो जैसे मैंने पहले की क्लासेस में भी आपको बताया है कि एन एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट अ सर्टन स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीजन, ठीक है। सो लेट्स से एन ऑर्गेनिज्म हैज़ गॉट दीज ब्राउन एंटीजन्स, तो इसके अगेंस्ट और ये दीज सर्कुलर एंटीजन्स, तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगी ना, वो इस ऑर्गेनिज्म के ये ब्राउन एंटीजन्स को ही बाइंड करेंगी, वो किसी और एंटीजन को बाइंड नहीं करेंगी। तो जस्ट लाइक अ लॉक इज ओपन बाय अ स्पेसिफिक की ओनली, सिमिलरली एंटीबॉडीज विच हैव बीन जनरेटेड अगेंस्ट अ सर्टन काइंड ऑफ एंटीजन, दे आर गोइंग टू बाइंड टू ओनली दैट एंटीजन। ऐसा नहीं कि जाके किसी भी एंटीजन के साथ वो एंटीबॉडीज चिपक जाएंगी, ऐसे नहीं होता है। तो मान लो ये ऑर्गेनिज्म से किसी को इन्फेक्शन हुआ एंड इन ये सर्कुलर एंटीजन्स वर डिटेक्टेड बाय द इम्यून सिस्टम। ऑब्वियसली दिस होल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज समथिंग फॉरेन, है ना। तो हमारी बॉडी की मतलब इम्यून सिस्टम सोचता है कि अच्छा मेरे होस्ट की प्राइवेसी इन्वेड हो गई, कोई बाहर से अंदर आ गया, तो उसको बाहर निकालने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए एंटीबॉडीज बनती हैं। नाउ सी द शेप ऑफ दीज एंटीबॉडीज, ठीक है। ये सर्कुलर एंटीजन्स के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बनी, उसके बाद क्या होगा, अब इसका रोना निकल जाएगा। क्यों? एंटीबॉडीज आर परफेक्टली फिटिंग द एंटीजन, एंड जब एक एंटीबॉडी एंटीजन से जाके से चिपक जाती है तो अदर थिंग्स हैपन in the immune response, be it phagocytosis or complement activation, or there is something called as ADCC, antibody dependent cell mediated cytotoxicity। ये सब डिटेल में हम इम्यून सिस्टम में, इम्यूनोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। सो किसी ना किसी तरीके से ये ऑर्गेनिज्म बेचारा एलिमिनेट हो जाएगा, एंड दैट इज वाई यू कैन सी इट इज क्राइंग ऑल्सो, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस कि भाई चलो पेशेंट हमारा बच गया। लेकिन ये उतनी भी खुशी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में आया था ना, तो ये मल्टीप्लाई भी कर रहा होगा, ठीक है। तो कुछ एंटीबॉडीज ने तो कुछ बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर दिया, बट जब ये मल्टीप्लाई कर रहा था तो वो मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया ने मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्या किया, अपने सरफेस एंटीजन्स को चेंज कर दिया। मतलब कि पहले वाले बैक्टीरिया के ऊपर सर्कुलर एंटीजन्स थे, अब इसके ऊपर कौन से हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर एंटीजन्स। तभी देखो ये दांत दिखा रहा है, ज़्यादा दांत दिखा रहा है। अब keeping in mind the golden rule that antigen antibody reaction is very specific, so these antibodies which were produced against the circular antigens, they are going to fail in response to these rectangular antigens, they will not bind to it. So the immune system has to do all the hard work from scratch। अब ये नए एंटीजन्स के अगेंस्ट नई एंटीबॉडीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये जो राइट वाली मैंने बनाई है, ठीक है। इज दिस क्लियर? So this is known as antigenic variation shown by certain microorganisms। तो अब antigenic variation अपने आप में है virulence factor। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं विच शो एंटीजेनिक वेरिएशन, मतलब अपने एंटीजन्स का स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं। पहली बात तो दे टेंड टू कॉज क्रॉनिक इन्फेक्शंस, ठीक है, पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होता। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है ना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना बड़ा ही औखा, बड़ा ही डिफिकल्ट काम होता है। आप खुद सोचो, कोई ऑर्गेनिज्म अगर बार बार अपने एंटीजन ही चेंज करे जा रहा है तो भाई मतलब उसके लिए वैक्सीन कैसे बनाएंगे। दैट इज द रीजन वाई आज तक HIV की वैक्सीन अभी वैसे एम्स में डेवलपमेंटल स्टेजेस में है तो सही, लेकिन उसको बनने में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू क्रिएट वैक्सीन अगेंस्ट सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच शो एंटीजेनिक वेरिएशन। इज दिस क्लियर? पहले मुझे बताओ। All right, so antigenic variation, the microbes keep on changing their antigens, which necessitates the generation of new antibodies, ठीक है। तो एंटीजेनिक वेरिएशन विल लीड टू व्हाट? इट लीड्स टू chronic persistent infections। it is difficult to treat them। this again guys is a general statement, ठीक है। persistent infections, and it is tough to produce vaccines। it is tough to produce vaccines against such microbes, all right guys, now coming to the examples।
Now we'll have a look at some pictures and then I'll make you write down all the examples. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, एंटीजेनिक वेरिएशन। जब भी कि आपसे कोई बात करे, पूछे, तो सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आनी चाहिए वो एक ये वाला वायरस आना चाहिए। सो व्हाट इज़ दिस वायरस? दिस वायरस इज़ अ प्रिटी इन्फ्लुएंशियल वायरस। आई पर्सनली कॉल इट अ वेरी इन्फ्लुएंशियल वायरस। इन्फ्लुएंशियल शब्द से आप याद करो इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। ऑफ कोर्स वायरस का डिटेल स्ट्रक्चर तो हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये जो वायरस होता है ना, it has got an envelope and you can see, look at this, ये देख रहे हो आप, ये जो भी ये जो ऑरेंजिश से कलर का कुछ ये जो कवरिंग से है, दैट इज द एनवलप। और इसके सरफेस पे यू कैन सी दीज मशरूम शेप्ड स्पाइक्स एंड दीज ब्लू स्पाइक्स, ठीक है। तो ये जो मशरूम वाली स्पाइक्स है इनको क्या बोलते हो? न्यूरामिनिडेज, एंड इसको क्या बोलते हो? हीम एग्लूटिनिन। अभी मैं सब लिखवा दूंगी, अभी लिखो मत, ठीक है, बस बाकी चीज़ें अभी इग्नोर कर दो। तो बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ना, इट लुक्स लाइक दिस, एंड इन्फ्लुएंजा वायरस इज नोटोरियस फॉर शोइंग एंटीजेनिक वेरिएशन, जो 2 टाइप्स की होती है, एंटीजेनिक शिफ्ट होती है और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होती है। और ये जो चेंजेस होते हैं एंटीजेंस में, कौन से एंटीजेंस में होते हैं? एच एंटीजन में और एन एंटीजन में। तो जस्ट वांटेड टू शो यू दिस पिक्चर, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसी को लिखेंगे। सो एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोब्स विच शो एंटीजेनिक वेरिएशन। नंबर 1, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। इट शोज 2 टाइप्स ऑफ एंटीजेनिक वेरिएशंस। एक को बोलते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट। शिफ्ट जो होता है ना, एस से शिफ्ट, एस से सडन चेंज। ये हम ऑब्वियसली डिटेल में इन्फ्लुएंजा वायरस जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, तब मैं आपको समझाऊंगी कि क्या एग्जैक्टली शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो टाइप ऑफ एंटीजेनिक वेरिएशन है, दैट इज एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ड्रिफ्ट जो है वो ड्रैग करता है, मतलब बेसिकली इट इज़ अ स्लो चेंज, इट इज़ अ स्लो चेंज, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम लिखेंगे बोरेलिया स्पीशीज विच कॉज द बीमारी रिलैप्सिंग फीवर। अगर आपको याद हो, बोरेलिया हमने कहाँ पे मेंशन करा था? बोरेलिया इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ स्पायरोकीट, है ना, स्पायरोकीट। नाउ बोरेलिया के अलग अलग स्पीशीज हैं। 2 स्पीशीज विच कॉज रिलैप्सिंग फीवर, दे शो एंटीजेनिक वेरिएशन। इनफैक्ट पता है, इस बीमारी का नाम सुन के ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई रिलैप्सिंग फीवर मतलब फीवर बार बार आना। बार बार इसीलिए आता है फीवर पेशेंट को, बिकॉज ऑफ दी स्पीशीज ऑफ बोरेलिया। क्यों? क्योंकि ये वाले स्पीशीज अपना एंटीजन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। सो बोरेलिया स्पीशीज विच कॉज रिलैप्सिंग फीवर। एंड यहाँ पे आई वुड वॉन्ट टू मैंशन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई देखो, बी से बोरेलिया, इवन दो स्पायरोकीट्स आर नॉट सीन ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी, स्पायरोकीट्स के लिए अदरवाइज वी यूज डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, ठीक है, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। बट रिमेंबर, बी फॉर बोरेलिया, बी फॉर बिग एनफ। बोरेलिया इज बिग एनफ टू बी seen on light microscopy and it can be stained with stains like Giemsa stain, unlike other spirochetes, ठीक है। और ये मैंने आपको भी क्यों लिखवाया? बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू दिस पिक्चर ऑल्सो। हैव अ लुक एट दिस गाइज, लुक एट दिस। ये सांप जैसे सर्पेंटाइन से ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? दीज आर नथिंग बट बोरेलिया ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ दिस पेशेंट विद एंडेमिक रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर भी एक्चुअली 2 तरह का होता है, एंडेमिक और एपिडेमिक, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज हैं। तो अभी स्पीशीज के नाम मैं नहीं लिखवा रही हूँ, इट विल बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग। जब इस बीमारी के बारे में हम पढ़ेंगे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन में, देन आई विल डिकोड इट, ठीक है। ऑल राइट, सो look at this, this is how they look like, spirochetes ऐसे। and borrelia
इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी ना, कंगना रनौत एंड टू मोर लेडीज, उनके दे हैड ऑल थ्री हैड गॉट कर्ली हेयर एंड द लेडी विच हैड गॉट यू नो द लूजेस्ट स्पाइरल्स, मैंने वहाँ क्या एनालॉजी दी थी, बोरेलिया। तो बोरेलिया इज दैट काइंड ऑफ स्पाइरोकीट विच हैज गॉट द सबसे लूज स्पाइरल्स, ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। सो इट इज ऐसे ऐसे कस कस के, टाइट नहीं है। सो दैट इज द सेकेंड एग्जाम्पल। तो इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंशियल, बोरेलिया हो गया, ठीक है। देन थर्ड फेलो, थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, एक पैरासाइट है, प्रोटोजोन पैरासाइट, उसका नाम है जियार्डिया लैम्बलिया, इट इज ऑल्सो नोन एज, एग्जाम में जब आप आंसर लिखोगे प्लीज ऑलवेज रिमेंबर टू अंडरलाइन द साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। जियार्डिया लैम्बलिया ऑल्सो नोन एज जियार्डिया इंटेस्टाइनालिस, ऑल्सो नोन एज जियार्डिया duodenalis. It is a protozoan, a flagellated protozoan. तो मतलब पैरासाइट है, किस टाइप का पैरासाइट, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यूजुअली आर मोटाइल, ठीक है, एंड अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन रहते हैं प्रोटोजोआ में टू शो मोटिलिटी। वन ऑफ देम इज फ्लैजिला, कुछ और प्रोटोजोआ होते हैं उनमें सीलिया होता है, कुछ में एक्सटेंशंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती हैं, उनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो जियार्डिया स्पेसिफिकली मोटाइल किस वजह से है, इसके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। और ये एक ही पैरासाइट के दो और नाम है, जस्ट लाइक यू नो हमारे एक घर में हमारा नाम निकनेम होता है, एक हमारे फ्रेंड्स कई बार हमें कोई अफेक्शनेटली कोई नाम दे देते हैं, उससे बुलाते हैं। तो एक बंदे के जैसे एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, ऐसे ही देर आर सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव गॉट यू नो मल्टीपल नेम्स। तो दिस इज वन ऑर्गेनिज्म ओनली नोन बाय दीज थ्री नेम्स। इट्स अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन एंड इट हैज अ surface glycoprotein which shows what, which shows antigenic variation, ठीक है, it shows antigenic variation। अच्छा, हैव अ लुक एट दिस ऑल्सो गाइज। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, उनमें अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म कॉल्ड एज ट्रोफोजोइट। तो सिर्फ जियार्डिया में नहीं देखे जाते, ट्रोफोजोइट्स आर ऑल्सो सीन इन अदर प्रोटोजोआ लाइक यू नो एंटमीबा एटसेट्रा। तो ट्रोफो का मतलब होता है टू फीड एंड जोइड कम्स फ्रॉम जोन विच मीन्स एनिमल। तो बेसिकली ट्रोफोजोइड वो वाला मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होता है जो हम पर मतलब होस्ट के सेल्स पे फीड करता है, ठीक है, उनको खा जाता है, इसका मतलब बीमारी करता है। तो फ्रंटल व्यू ऑफ जियार्डिया लुक्स लाइक दिस, यू कैन सी देयर आर टू न्यूक्लियाई, ये एक न्यूक्लियस, ये सेकंड न्यूक्लियस, एंड ये धागे धागे जैसे है ना, दीज आर नथिंग बट द फ्लैजिला, एंड देयर आर फोर pairs of flagella present when 4 pairs of flagella present in giardia, and when seen from the front you can see जो दो न्यूक्लियस हैं दे आर लुकिंग लाइक आइस, एंड जो इसके चार पेयर्स ऑफ फ्लैजिला है ना, दे आर रिजेंबलिंग द दाढ़ी के बाल। तो दैट इज वाई जियार्डिया लैम्बलिया इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन। सो जियार्डिया लैम्बलिया इट इज ऑल्सो नोन एज K/A, known as the grand old man of the intestine। तो कितने एग्जाम्पल्स अभी हो गए हमारे एंटीजेनिक वेरिएशन के, एक हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस वेरी इन्फ्लुएंशियस, फिर बोरेलिया हो गया, फिर जियार्डिया हो गया। आई होप थिंग्स आर क्लियर सो फार। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अब्रीविएटेड एज HIV। अब देखो ये क्या है, एक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म है, मेरा खुद का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन RNA virus and it has got an envelope, the envelope has got a protein namely GP120, GP का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, which shows what, which shows antigenic variation, which shows antigenic variation, ठीक है। अब देखो इसका schematic representation HIV का, ऑल राइट पीपल, सो इट इज़ एन RNA वायरस। अच्छा, पता है स्पेशल चीज़ क्या होती है HIV में एज फार एज इट्स जीनोम इज कंसर्न्ड,
इट हैज़ गॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो वायरसेस को ब्रॉडली ना 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं, या डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। मैंने डे 1 पे आपको बताया था, ये एक फेमस एमसीक्यू भी है, कि वायरसेस बेचारे इतने छोटे होते हैं कि उनके पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस इनटू डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। दोनों कभी भी नहीं होते हैं, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। ये एक पुराना एमसीक्यू भी है, ठीक है। तो दिस फेलो HIV इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आरएनए वायरस, एंड इट इज इवन मोर स्पेशल, वाई? बिकॉज इट हैज गॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए। सो दैट इज वाई वी से कि HIV के केस में ना द जीनोम इज डिप्लॉयड। ये ना यूपीएससी का एक पुराना एमसीक्यू है, ठीक है। द जीनोम इज डिप्लॉयड, so you can see the envelope is nothing but the lipid bilayer, envelope is nothing but the lipid bilayer, ठीक है। अभी ये पूरा आपको याद नहीं करना, जिसमें आपको एक आइडिया देना चाहती थी कि सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के नाम मत देखो, उनकी जरा चित्र भी देख लो, उनके दर्शन कर लो, तो आइडिया रहेगा, अच्छा याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये जो मैंने सर्कल मारा उसी चीज़ को याद रखो। ये देखो GP120 इस तरह से, तो ये वाला वो प्रोटीन होता है जो एंटीजेनिक वेरिएशन शो करता है। So guys, next example is again a protozoan motile by flagella, just like मैंने giardia बताया था, ठीक है। After HIV we will write Trypanosoma brucei. Trypanosoma brucei. It is what? It is a protozoan, and it comes under the category of hemoflagellates. Hemoflagellates, ठीक है। तो it is a protozoan, so expected to be motile. It is motile by flagella, and why it is called as hemoflagellate? Hemoflagellates are those protozoan parasites which spend a part of their life cycle in the bloodstream, ठीक है। So this fellow causes क्या disease? It causes the बीमारी sleeping sickness. Sleeping sickness, तो the infected patient has got extreme degree of drowsiness, उसको नींद आती रहती है, sleeping sickness. And this also shows what? Antigenic variation. This fellow shows antigenic variation. Have a look at this also. Look at this. ये देखो ऐसा दिखता है ये Trypanosoma brucei in a thin blood smear stained with GM-SA. Look at this. ये जो पतली सी लाइन देख रहे हो ना आप, this is nothing but the flagella of this organism. Detail में obviously we will cover this properly in bloodstream infections. So for now, just remember Trypanosoma brucei is also an example of a microbe which shows what? Antigenic variation. ठीक है। अच्छा, नाउ वन मोर वी शेल राइट। आज मैंने आपको बताया एडहेसेंस में हमने गोनोकोकस के पाइलाई की बात करी कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। दे आर अटैच्ड टू द एंडोसर्वाइकल एपिथेलियम एंड यूरेथ्रल एपिथेलियम कॉजिंग एंडोसर्विसाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस रिस्पेक्टिवली। दीज पाइलाई आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज द पाइलाई ऑफ Neisseria gonorrhoeae, they show एंटीजेनिक वेरिएशन, ठीक है। दे शो एंटीजेनिक वेरिएशन। तो सोचो पाइलाई 2 प्रकार से विरुलेंस फैक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। एक तो भाई अटैच होने में मदद कर रहे हैं, दूसरा पाइलाई कीप ऑन चेंजिंग देयर दिस थिंग देयर एंटीजेंस, एंड यू नो दैट इज वाई इसमें ये बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है कि जो दोनों निसीरिया पढ़ने होते हैं ना, निसीरिया मेनिंजाइटिस एंड निसीरिया गोनोरिये। मेनिंजाइटिस, निसीरिया मेनिंजाइटिस अर्थात मेनिंगोकोकस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन निसीरिया गोनोरिये के लिए उपलब्ध नहीं है। क्यों उपलब्ध नहीं हो पाई है अभी तक? क्योंकि पाइलाई शो एंटीजेनिक वेरिएशन, ठीक है। ऑलराइट पीपल हैव अ लुक एट दिस। ये मैंने पहले दिखा दिया था आपको, द पाइलाई ऑफ निसीरिया गोनोरिये। अब इसको देखो, गोनोकोकल एंटीजेनिक वेरिएशन, ठीक है। अब अगेन देखो, दिस इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। गोनोकोकस वैसे तो ऐसे किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड होता है, एंड इसमें देयर इज नो कैप्सूल अनलाइक मेनिंगोकोकस। रिमेंबर कैसे याद करोगे? गोनोकोकस में कैप्सूल गॉन अवे, ठीक है। तो प्लीज ऐसे मत सोचना कि यहाँ सर्कल क्यों बना हुआ है, ठीक है। दिस इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसे आपको समझाने के लिए। तो आप ये देखो, ये रहे गोल गोल जो सर्कल्स हैं, दे आर गोनोकोकस, एंड ब्लू कलर के क्या है? पाइलाई। अब ये सेंटर में देखो, ये सेंटर में जो प्रेजेंट है, इसके पाइलाई डिफरेंट है, मतलब कि दिस गोनोकोकस हैज अंडरगॉन एंटीजेनिक वेरिएशन, ठीक है। तो जो ब्लू वाले पाइलाई हैं उनके अगेंस्ट ग्रीन एंटीबॉडीज बनी, तो वो जाके चिपक गई उनके साथ, लेकिन ग्रीन एंटीबॉडीज विल फेल टू बाइंड टू द गोनोकोकस विच हैज गॉट नाउ रेड पाइलाई, है ना। तो अब इम्यून सिस्टम को नई एंटीबॉडीज बनानी पड़ेंगी। तो इन द मीन टाइम क्या होगा? देखो, ग्रीन एंटीबॉडीज जाके येलो
उन गोनोकोकस को न्यूट्रलाइज तो कर ही देंगी जिनके पास ब्लू पायलाए हैं, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने का टाइम मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा, है ना। तो देखो ये रेड पायलाए वाला अच्छे से मल्टीप्लाई कर गया, और फिर इन सारे के सारे जो रेड पायलाए कंटेन करने वाले गोनोकोकस हैं, इनमें से भी किसी एक ने फिर से एंटीजेनिक वेरिएशन दिखा दी अपने पायलाए में, वो ये रहा सेंट्रल वाला, है ना। तो दिस इज व्हाट इज प्रॉब्लमैटिक इन केस ऑफ गोनोकोकस, द एंटीजेनिक वेरिएशन ऑफ द पायलाए, apart from obviously other problematic things कि भाई पायलाe help in attachment and they cause disease. Is this clear, guys? And look at this, I have put a one more picture. So gram stain of urethral exudate, you can note the many pairs of gram negative bean shaped diplococci collected in in polymorphonuclear neutrophils, polymorphs that is. तो गोनोकोकस जो होता है ना, दैट इज बोथ इंट्रासेलर एंड एक्स्ट्रा सेलर, ठीक है। सो ये देखो, ये एक ब्यूटिफुल न्यूट्रोफिल यू कैन सी, एंड दिस एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सो मेनी पेयर्स ऑफ दीज डिप्लोकोकाई, ठीक है। तो यू कैन सी सम गोनोकोकाई आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑल्सो, एंड दिस पिक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? जब हम गोनोकोकस पढ़ेंगे ना आगे एसटीआईज में, मैं आपको बताऊंगी एक एम्स का ना बाउंसर क्वेश्चन आया था, विच वॉज सिंपली ऑन द बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि इंट्रासेलर एक्स्ट्रा सेलर इन टर्म्स का क्या मतलब होता है। दैट अगेन मतलब वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि गोनोकोकस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ इंट्रासेलर एंड एक्स्ट्रा सेलर species of Neisseria. It is found both inside the neutrophils as well as outside, but predominantly it is found inside. As you can see in this picture, इस न्यूट्रोफिल के अंदर कितने सारे डिप्लोकोकाई हैं और बाहर तो बड़ी कंजूसी से प्रेजेंट है, ठीक है। अभी के लिए इतना याद करो, आगे हम ऑब्वियसली इसको डिटेल में पढ़ेंगे एसटीआईज में इस ऑर्गेनिज्म को। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस।